नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 महीने से मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कहा जा रहा था, वे कहां हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। रविवार 17 अगस्त को पूरा चुनाव आयोग प्रेस के सामने हाजिर हुआ। आयोग की तरफ से प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें सुनकर लगा जब यही बताना था तो चुनाव आयोग ने 1.5 महीने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। आयोग ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे कहा जा सकता है कि इसके लिए समय लग गया। चुनाव आयोग जांच कर रहा था पता लगाने में। 24 जून को बिहार में एसआईआर की घोषणा होती है और वह भी एक प्रेस नोट से। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई और इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, अगर राहुल गांधी 3 हफ्ते में देश से माफी नहीं मांगते हैं, हलफनामा नहीं देते हैं, तो उनके आरोप निराधार माने जाएंगे। यह गजब का तर्क दिया गया। किसी आरोप की एक्सपायरी का ऐसा जवाब आपने कभी नहीं सुना होगा। मतलब तो यही हुआ, खाओ विद्या कसम, नहीं तो 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी रस्म। इस तर्क से राहुल गांधी से पहले जितने भी नेताओं ने आरोप लगाए हैं, क्या वे सभी निराधार मान लिए गए हैं? हम इस वीडियो में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रमवार विश्लेषण कर रहे हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। आपकी खुशी के लिए बता दूं कि ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने तो एक विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी के आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने 5 लोकसभा और 1 विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांग रहे हैं? कमाल है, माफी मांगने का सारा भार राहुल गांधी पर डाल दिया गया और पतंगबाजी की छूट अनुराग ठाकुर को दे दी गई। राहुल गांधी के किसी आरोप का ठोस जवाब नहीं मिला, या ऐसा कोई भी जवाब नहीं मिला जिससे लगा कि राहुल गांधी कहीं पर गलत हैं। आयोग ने कह दिया 1-2 गलतियों की जांच डीएम वगैरह कर लेते हैं, लेकिन 1.5 लाख गलतियों के आरोप लग रहे हैं तो सबूत देने होंगे। उसकी जांच डीएम क्यों नहीं कर सकते? राहुल गांधी ने तो कहा है कि उन्हीं के दस्तावेज हैं, तो सबूत क्यों देंगे? उन्होंने सबूत देने से या शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया है। अब चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पर जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए
सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं आप सबूत लेकर आइए, जांच करेंगे। एसडीएम के ऑफिस में 1.5 लाख लोगों को कैसे बुला लेंगे? अजीब सा जवाब है। जब एक वोट भी फर्जी नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं 1.5 लाख वोटर की जांच हो सकती है? और एसडीएम के दफ्तर में ही बुलाना क्यों जरूरी है? इस मामले में इनके बीएलओ या एसडीएम की टीम क्यों नहीं घर घर जाकर जांच कर सकती है? पहले क्यों नहीं पता लगाया? जब बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर के घर पर आयोग 1 महीने में जाने का दावा करता है तो 1.5 लाख वोटर के घर जाकर जांच क्यों नहीं कर सकता? मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है दस्तावेज भले चुनाव आयोग के हैं लेकिन विश्लेषण सही नहीं है। क्या वे सारे विश्लेषणों को खारिज कर रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ने उदाहरण दिया एक महिला का, शायद यह महिला शकुन रानी है। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं। आयोग के कुछ जवाबों से लगा कि बचाव की मुद्रा में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश वोटर की प्राइवेसी के नाम पर सीसीटीवी फुटेज नहीं देने की बात करने लगा। तब सवाल उठता है कि सीसीटीवी कैमरा होता किस लिए है? क्या चोरी डकैती के आरोप लगने पर प्राइवेसी की ही चिंता की जाएगी, चोरी की नहीं? इतना जरूर था कि चुनाव आयोग विपक्ष पर हमलावर नजर नहीं आया। आयोग का जवाब आक्रामक नहीं था, प्रक्रियात्मक नजर आया। गोदी चैनलों में शायद ही इससे जान आएगी। उनका संडे लगता है खराब हो गया। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता की, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत, जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले। हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एसआईआर पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर की, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। हमने सोचा प्रेस वार्ता में आप कहीं माफी मांग लेंगे, वह भी आपने नहीं मांगी। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं। अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ और मिल जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे, तब तक ये सरकार चलने नहीं वाली, तो इस उम्मीद में आप मत रहिए। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि आपके अंडर भी काफी लाखों कर्मचारी हैं, उनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। इंक्वायरियां जब होंगी तो ये सब फंसेंगे। और जो भी नई सरकार आएगी, जो जल्दी आएगी, आप कितने ही चुनाव चोरी कर लीजिए, नई सरकार आएगी और जल्दी आएगी, फिर ये इन अधिकारियों का, इन कर्मचारियों का क्या होगा? कई जगहों पर लगा कि चुनाव आयोग मतदाता निरीक्षण का मैनुअल पढ़ने आया है। इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि राहुल गांधी से शपथ पत्र की मांग की गई, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? चुनाव आयोग ने बचकाना सा जवाब पेश किया
कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग में होता है तो वह किसी के साथ भेदभाव कैसे करेगा। इस दलील से लग गया कि चुनाव आयोग यह समझ गया है कि जनता ने भेदभाव करने की बात को नोट कर लिया है, लेकिन यह जवाब तो कहीं से भी जनता को संतुष्ट नहीं करेगा। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पाठशाला भाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है। सबको ही पता है आयोग की नजर में सब समान है, लेकिन ऐसा दिखता कहां है। तभी तो लोग पूछ रहे हैं। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के सभी जवाब नहीं मिले। इसके भी नहीं कि महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर 1 करोड़ नए मतदाता कहां से आ गए। इस पर राहुल गांधी के आरोपों का संतोषजनक जवाब क्या हो सकता है। लगा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी घिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त को नाम लेकर बताना चाहिए था कि किस राजनीतिक दल ने बिहार में SIR की मांग की थी, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय BLO की संख्या बताने लगे, BLA के कर्तव्य बताने लगे। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब यह प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम काटने से लेकर नाम जोड़ने के अलावा कई सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या इन्हें उजागर करना केवल राजनीतिक दल के निरीह एजेंट का ही दायित्व है? आयोग के लाखों BLO या हजारों ERO क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? आयोग को बताना चाहिए कि गलती सामने आने पर BLO या ERO के खिलाफ कहां एक्शन लिया गया, क्यों नहीं लिया जाता है। कम से कम यही बता देते कि आयोग की प्रक्रिया से जुड़े किस अधिकारी ने खुद एक घर में 300 वोटर का मामला पकड़ा है। अगर कोई राजनीतिक एजेंट अपनी तरफ से आपत्ति ना दे तो क्या आयोग ऐसे वोटर लिस्ट को सही मान लेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त इसकी चिंता जता रहे हैं कि BLA की बात राष्ट्रीय नेताओं तक नहीं पहुंच रही है। क्या उन्हें मीडिया में छपी रिपोर्ट नजर नहीं आई? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को पता भी है कि BLO की क्या समस्या है? क्या BLO की बात मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंच रही है? जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर
एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आयोग के पास एक ही जवाब, अगर समय पर मतदाता सूची की त्रुटियों को सूचित नहीं किया जाए, मतदान के 45 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट न जाएं, तो वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल करना संविधान का अपमान करना है। क्या यह जवाब पर्याप्त है? मतदाता सूची में गड़बड़ी है, इसे पता करने में चुनाव आयोग के तंत्र का क्या रोल है, यह बताना चाहिए। नाम काटना है तो नागरिकता के नाम पर दस्तावेज आयोग मांगेगा और त्रुटि पाई जाएगी तो कहेगा कि यह बताना राजनीतिक एजेंट का काम है, वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आयोग की जवाबदेही कुछ भी नहीं। यह एक डिसेंट्रलाइज कंस्ट्रक्ट है। संविधान के अनुसार यह पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव आयोग तो एक छोटा सा 800 लोगों का एक समूह है, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हर जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहा जाता है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि एसडीएम भी होता है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये सभी के सभी सिर्फ इसी काम के लिए चुनाव आयोग के पास डेपुटेशन पर भी रहते हैं, सिर्फ मतदाता सूची और मतदान कराने के लिए। तो जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद भी कानून में प्राविधान है कि आप 45 डेज के अंदर आप उच्च न्यायालय जाकर एक चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं। जब यह प्रक्रिया 45 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निराधार और आरोप लगाना, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, जब 45 दिन चुनाव के बाद पूर्ण हो चुके हैं और किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई, तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, उनका उद्देश्य क्या है, ये सारे मतदाता और देश की जनता पूरा समझती है। इसका मतलब है जमीन पर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, कमजोर होंगे, बिक जाने वाले होंगे, तो दूसरी पार्टी लाभ उठा सकती है। मजबूत संगठन वाला दल वोटर लिस्ट की गलतियों को छिपा लेगा तो आयोग कुछ नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास केवल 800 लोग हैं। अगर डिपुटेशन पर ही काम कराना है तो आयोग ने इतने कम समय में एसआईआर कराने का फैसला किसके भरोसे किया, क्यों किया? आयोग का यह जवाब इस सवाल को ही मजबूत करता है। इसीलिए आपको इतने कम समय में और हड़बड़ी में एसआईआर नहीं कराना था। इसका मतलब है कि आयोग यह भी इशारा कर रहा है, अगर राजनीतिक दल अपने एजेंटों और बीएलओ से मिलकर हेरा फेरी कर लें तो आयोग नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसके पास 800 लोग ही हैं। हमें या किसी को भी यही लगता था चुनाव आयोग के तहत देश का पूरा प्रशासन काम करता है। यहां तो चुनाव आयोग यूट्यूबर टाइप शिकायत कर रहा है, हमारे पास रिपोर्टर नहीं है, बजट नहीं है, हम चैनल नहीं है, हम सारी खबरें नहीं कर सकते। यह तो आयोग है, इसे इतना अधिकार किस लिए दिया गया? इसलिए दिया गया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सवाल पर 800 लोग होने का रोना रोए।
राहत की बात यह रही कि संवाददाताओं ने काम के कई सवाल पूछे, उन्होंने उतना निराश नहीं किया। फ्रीलांस पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता के सवालों की खूब चर्चा हो रही है। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज़्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे। चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। बेहतर है कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुनिएगा, क्योंकि परंजय के सवाल के जवाब में चुनाव आयुक्त ने लंबा जवाब दिया है। हम बीच में रोककर याद दिलाना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर 6 महीना 1 साल पहले एसआईआर नहीं होना चाहिए। कम से कम इसी का जवाब देते। आप राजनीतिक दलों के निरीह एजेंटों पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, जिन्हें ईडी का भय दिखाकर, एफआईआर का डर दिखाकर, बुलडोजर का डर दिखाकर 1 मिनट में इधर से उधर करा दिया जाता है। स्वायत्त बीएलए को नहीं बनाया गया है, मिस्टर मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको बनाया गया है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ज्ञानेश कुमार ने 2003 में बिहार में हुए एसआईआर का जिक्र किया, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला कि उस समय के एसआईआर के आदेश और प्रक्रियाओं की कॉपी वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध क्यों नहीं है। सवाल पूछने वाले स्वतंत्र पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता ने कह दिया, उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। उसका जवाब मैं दे चुका हूं, शायद आपने, मैं दोबारा बता देता हूं। ग्रेडेड रिस्पांस होता है चुनाव आयोग का। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। और इसीलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं और अगर आपको शिकायत करनी है चुनाव आयोग के समक्ष, तो आपके पास, मेरे पास, किसी भी सांसद के पास, किसी भी एमएलए के पास और आपके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, रूल 20 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी,
जिसमें कि आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जिस भी कारण से आप बता रहे हैं कि ये गलत है, आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और आप शपथ लेंगे और आप इस बात को बताएंगे। लोगों ने पूछा कि मशीन से सर्च किया जा सके ऐसी सूची क्यों नहीं दी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्राइवेसी की बात करने लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नकारा है। 65 लाख लोगों की लिस्ट प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं जिनके नाम काटे गए हैं। अब उन्हें कारण भी बताना होगा जो पहले नहीं बताया गया था। यहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कहा आप आदेश दीजिए, हम सार्वजनिक करना चाहते हैं, क्योंकि आयोग पर चोरी का आरोप लगा है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा कि जनता का भरोसा आयोग से उठ जाए। क्या आयोग इस तरह की मेहनत करता हुआ किसी को नजर आया इस देश में? लोग, पत्रकार, नेता सब खोज खोज कर बता रहे हैं गलतियां। इसमें बहु बेटियों की क्या बात हो गई? मतदान केंद्र के बाहर सबका इंटरव्यू चल रहा होता है, वीडियो पर दिखाया जाता है कौन लाइन में लगा है। पोलिंग बूथ के भीतर वोट करते हुए का वीडियो देखने से उनकी निजता का हनन कैसे हो जाता है? आप कहते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे तो बहनों की इज्जत खराब होती है। किस तरह की बहस, किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं आप? सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की, लोकतंत्र की, चुनाव की इज्जत खराब कर रहे हैं आप। और सीसीटीवी फुटेज अगर निजता भंग करती है, प्राइवेसी भंग करती है, तो बनाते ही क्यों हो? 45 दिन तक नहीं करती, 46वें दिन से निजता भंग हो जाती। सर, 2-3 सवाल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल ये है, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि साल भर में जो है ये स्पेशल समरी रिवीजन जो है कई बार होता है, स्पेशल समरी रिवीजन। तो इस साल की शुरुआत में जब जो है समरी रिवीजन हो चुका था, तो उसके बाद पिछले 6-7 महीनों में करीबन 22 लाख लोग मृत पाए गए, करीब 32 लाख शिफ्ट हो गए। तो ये आंकड़ा पिछले 6-7 महीने में 22 लाख लोग मर कैसे सकते हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। अगर समरी रिवीजन हुआ था और अब तक, तो ये आंकड़ा जो है क्यों इतना ज्यादा भिन्न, पहले ये सब क्यों नहीं हुआ? इसी के साथ में उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, इसका मतलब तो ये है 2024 का 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था, वो इसका मतलब जो तमाम आप 65 लाख का आंकड़ा अभी दे चुके हैं, हो सकता है ये आने वाले दिनों में और बढ़े, उन फर्जी मतदाताओं के साथ में हुआ था क्या चुनाव? ये तो सिर्फ बिहार की बात हो रही है, तो क्या इन फर्जी मतदाताओं के साथ में 2024 का चुनाव हुआ था? तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या ये एनआरसी हो रहा है एसआईआर की आड़ में? ये सवाल लगातार कहा जा रहा है, और वो क्यों कहा यह जा रहा है कि एक धर्म के लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार इस तरीके के सवाल कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं हैं। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए, और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है,
अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हो। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग अब हम लोगों ने दिल्ली में शुरू की है और उसके साथ साथ उनके दायित्व को उनको समझाना। आपको अंदाज होगा कि कितने बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं इस देश में? 10.5 लाख। तो 10.5 लाख बूथ ऑफिसर्स इस गुणवत्ता के साथ काम करें, प्रयत्न पूरा होता है, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती हैं। अब वो गलतियां सुधारी कैसे जाएं? तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ही चुनाव आयोग ने जिन जिन राजनीतिक दलों को मान्यता दी है उन दलों को ही यह अधिकार दिया है कि आपके जिला अध्यक्ष बूथ लेवल एजेंट्स को नामित कर सकते हैं और वो उनको सूची भी दी जाएगी और वो उसको शुद्ध भी कर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट्स भी उसी बूथ में रहने वाला व्यक्ति होता है। ड्राफ्ट लिस्ट में 22 लाख मृतकों की बात आ गई, तभी यह जवाब दिया जा सकता था कि 20 साल का आंकड़ा है। लेकिन इसका जवाब नहीं मिला कि जिंदा लोग मृतकों की सूची में कैसे आ गए। कहा गया गलतियां हो जाती हैं। मकान नंबर 0 के बारे में बताया गया, लाखों लोगों के घरों के नंबर नहीं होते तो कंप्यूटर फीड में 0 आ जाता है। बताना चाहिए था कि 0 मकान संख्या वाले वोटर को पोलिंग बूथ पर कैसे सत्यापित किया जाता है। क्या चुनाव आयोग यह कह रहा है जिनके घर का पता 0 है वो लैंप पोस्ट के नीचे रहते हैं, बेघर है? बताना चाहिए कि 0 लिखने के बाद भी वोटर कैसे फर्जी नहीं हो सकता है, लेकिन वो 0 को ही सही बताने लग गए। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर यह कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। कई सारे सवाल आ गए, कुछ नहीं भी आए। कुछ के जवाब दिए गए लेकिन पूरे जवाब भी नहीं मिले। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां आ रही हैं उसे दूर करने का ठोस जवाब नहीं मिला। उसका संबंध फर्जी मतदान से नहीं है, यह भी आश्वस्त नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है चुनाव आयोग के पास दरअसल अब जवाब नहीं है, क्योंकि उसके पास 800 लोग हैं। वह अपने नियमों और प्रक्रियाओं को जवाब के तौर पर पेश नहीं कर सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही सार है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।